वेलकम टू पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत और आज हम देखेंगे क्लास 12th मतलब क्लास 12th की पूरी कहानी, कैसे ये हमारे पास कौन कौन से यूनिट हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, शुरू की 3 यूनिट का ज़रा नाम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब देखते हैं किस यूनिट में क्या है, ये पूरी कहानी क्या चल रही है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो मैं कहूँगा कि जो क्लास 12th है या जो फर्स्ट बुक है, ये पूरी है स्टोरी ऑफ चार्ज। ये सब चार्ज की कहानी है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब आप लीजिए चार्ज और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। मतलब चार्ज रेस्ट पे है और हमको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब अगर चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज के अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो फील्ड होता है उसको 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल भी एक फील्ड ही है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो फील्ड को डिफाइन करने का स्केलर तरीका है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड को डिफाइन करने का वेक्टर तरीका है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट आती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज इन मोशन जो होगा, तो उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में चार्ज किस में है, रेस्ट में है। सेकंड यूनिट में चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो करंट के बारे में आपने सुना होगा। करंट कितने तरीके के होते हैं, 2। कौन से, डीसी और एसी। ठीक है, डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में कौन सा आता है, एसी। ठीक है, एसी आता है। डीसी क्यों नहीं आता, डीसी क्यों नहीं आता, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप इंटरनेट में पढ़ेंगे तो आपको वॉर ऑफ करंट के नाम से काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। वॉर ऑफ करंट्स। वॉर ऑफ करंट एक ऐसी चीज़ थी कि एक समय पे जब वर्ल्ड में करंट की डिस्कवरी हुई थी तो इसका कन्फ्यूजन था कि वर्ल्ड में एसी यूज़ की जाए या डीसी यूज़ की जाए। ठीक है, तो डीसी के सपोर्ट में जो मेन आदमी खड़े थे वो कौन थे, थॉमस एल्वा एडिसन। और एसी के सपोर्ट में कौन खड़े थे, एसी के सपोर्ट में थे निकोला टेस्ला। ठीक है, तो ये पूरी लड़ाई अगर देखा जाए तो ये करंट की जो एसी और डीसी की लड़ाई थी वो एडिसन और टेस्ला की लड़ाई बन चुकी थी। ठीक, टेस्ला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनके नाम पे कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। लास्ट में अगर हम कहते हैं कि जो विक्ट्री हुई वो किसकी हुई, एसी की हुई। ठीक है, क्यों हुई एसी की, क्योंकि एसी कम डेंजरस है डीसी से। ठीक है, कम डेंजरस है, इसका कारण क्या है, आपको अगर डीसी करंट लगता है तो आपके बचने के चांसेस कम है बजाय कि एसी से। कारण क्या है, अगर आपने एसी के बारे में पढ़ा हो तो एसी भी एक सिंपल वेव होती है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और डीसी कैसे होती है, ऐसे। ये डीसी है, ये एसी है। तो जो एसी है, अगर हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक, तो मतलब क्या है, एक साइकिल में वो 2 बार 0 को टच कर रही है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 100 टाइम्स वो 0 से पास होके जाएगी। 0 से पास होके जाएगी मतलब क्या है कि अगर आप एसी पे हाथ लगाते हैं तो एक सेकंड में आपके पास 100 मौके हैं कि आप करंट को छोड़ दें। इसलिए एसी पे हाथ लगा के कभी आपको करंट लगता है तो आपको झटका लगता है। वो झटका कौन सा पीरियड है, वो 0 वाला ही है जहां पे करंट 0 है। ठीक है, डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डीसी में अगर आप हाथ लगाते हैं तो फिर आप छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक ये कारण भी था। दूसरा, एसी का ट्रांसमिशन जो है हमारे पास, वो उसमें एनर्जी लॉस कम होता है, हीटिंग लॉस कम होता है, इसलिए एसी हमने यूज़ किया। तीसरी बात, जो सबसे मेन बात है, वो ये है कि एसी के साथ ट्रांसफार्मर का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करके ट्रांसमिशन ईजी हो जाता है। डीसी के साथ हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ट्रांसफार्मर आज हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, हर जगह पर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। तो ये कहानी भी ठीक। अब हम यूनिट 3 देखते हैं जो कि मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो पूरी कहानी है वो चार्ज की कहानी चल रही है।
तो चार्ज की कहानी चल रही है, मतलब जो मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे उसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल जो हम देखते हैं, आपको जो मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, एग्जाम्पल बार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। और एक मैग्नेट ऐसा है जो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना सकते हैं। देखिए कैसे, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेल है, इसमें माने जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप इस पर एक वायर जोड़ देते हैं तो ये पूरा अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। कैसे? इस वायर में करंट फ्लो करेगा और आप इस पर अगर इसके सामने आयरन फिलिंग्स रखेंगे तो वो इस पर चिपकना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चार्ज की कहानी है? क्यों? इस पूरी चैप्टर का जो सार हमारे पास है वो ये है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सारे फॉर्मूले में आपको दिख जाएगा करंट, ठीक है। और करंट अपना आप में क्या है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब मूविंग चार्ज से, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मतलब मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो मैग्नेट के 2 तरीके होते हैं। पहला मैग्नेट क्या है हमारे पास? नेचुरल मैग्नेट, जो हमारे पास नेचर में पाए जाते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। कौन से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं? ओबियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है। ऐसा नेचुरल मैग्नेट के साथ नहीं हो सकता। और अभी आप इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ भी अपना आप में एक क्या है? मैग्नेट है। अर्थ के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर ये अर्थ है तो इसके भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो अर्थ में डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि अर्थ भी अपने आप में एक मैग्नेट है। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना इंपॉर्टेंट है, किस लिए? क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है उसकी? उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी हमारे पास ये बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये अपने फ्लो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का यूज करती हैं, ठीक है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रीड कर सकती हैं मैग्नेटिक फील्ड को नापते हुए, ठीक है। जैसे पहले के ज़माना में आपने देखा होगा कि कबूतर के पास चिट्ठी भेजी जाती थी, ठीक है। तो क्यों भेजी जाती थी? ठीक, क्योंकि जो कबूतर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रीड कर सकता है, वो कभी रास्ता नहीं भूलेगा, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड को रीड नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास भी मैग्नेटिक न्यूरॉन्स हैं, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स के हिसाब से जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे लिए काफ़ी कमज़ोर, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन बाकी काफ़ी सारी बर्ड्स हैं जो उसको डिटेक्ट कर सकती हैं, तो वो इसी का यूज़ करती हैं, ठीक। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है। तो तीसरी यूनिट का जो समरी थी वो ये थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ तक तो कहानी खत्म हुई। अब इसका उल्टा सोचा गया कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। तो इस बात को किसने प्रूव किया? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं फैराडे। उन्होंने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमने देखा कि आपको कुछ नहीं करना है, एक वायर में करंट फ्लो करवाना है किसी भी तरीके से, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि ठीक है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, हमने इसको इस वायर को में करंट फ्लो कराया, उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक। इसका उल्टा कैसे होगा? आपको कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सर्कुलर वायर ले लीजिए और इसके सामने एक मैग्नेट रखिए, तो क्या इतने से ही करंट फ्लो हो जाएगा इसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा इसको। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है, आगे पीछे इसको मूव करते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। यही बात प्रूव करी किसने? फैराडे ने। फैराडे ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड? एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मूविंग का मतलब क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उससे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 4th चैप्टर में है, ठीक है। और इसमें अब क्योंकि ये मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे करंट जो होगा वो भी मूविंग होगा, चेंजिंग करंट होगा। चेंजिंग करंट को क्या कहते हैं? AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे 4th यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इससे ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक बात और,
आमतौर पे डीसी जनरेट नहीं होता है, एसी ही जनरेट होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि डीसी जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। एसी कैसे, जो हम देखते हैं जनरेटर्स जो हमारे पास होते हैं डैम्स वगैरह, वहां से भी जो करंट प्रोड्यूस होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल ही ऐसा है, टरबाइन घूमेगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो भी चेंजिंग होगा, ठीक है। यहां पे भी हमने देखा ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हाँ, जो सोलर पैनल की हम बात करते हैं तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, दैट इज डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 5, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो क्लास 12th फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, ये अपने आप में क्या है, स्टोरी ऑफ चार्ज, चार्ज की कहानी है। ईएम वेव को देखते हैं पहले। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह रहे थे, तो चार्ज रेस्ट में है, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ एक ही फील्ड होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि अगर चार्ज मूव करेगा तो मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट से क्या प्रोड्यूस होता था, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज इन मोशन, जिसको कि हम करंट भी कहते हैं, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि चार्ज है, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ध्यान रखना है, मोशन दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, कांस्टेंट स्पीड, मान लीजिए कोई 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और किसी की स्पीड अगर चेंज हो रही है, जैसे अभी 2 है, फिर 2.1 हो रही है, ठीक है, 3 हो रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अगर चार्ज मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, स्टैटिक होंगे। अभी हम देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। थर्ड कैटेगरी देखते हैं कि अब भी फिर चार्ज मोशन में है, लेकिन अब की बार क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है, मतलब मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। तो अगर चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात इसमें क्या है कि एक सिंगल चार्ज से ही ईएम वेव प्रोड्यूस होती है। एक सिंगल चार्ज जो कि मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो फिर ये ऊपर वाले से कैसा अलग हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्टैटिक हैं, लेकिन इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों चेंजिंग है। तो यही इसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक। इससे पहले हमने फर्स्ट बुक की एनालिसिस देखी, अब हम देखते हैं सेकंड बुक में क्या है। अब चार्ज की कहानी खत्म होके हमारे पास शुरू होती है लाइट की कहानी, ठीक है। जहाँ पे लाइट लेंस आते हैं उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपने जो चश्मा बनाने के लिए आप कहीं पे जाते हैं तो उसको ऑप्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ये सब के जो लेंस से जो डील करता है दैट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल्स। अब ऑप्टिक्स की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लाइट है, बेसिकली लाइट रे है या वेव है, इसमें लगभग 100-200 साल तक इसकी लड़ाई चलती रही कि लाइट रे है या वेव है। जो न्यूटन थे वो मानते थे कि लाइट रे है और ये कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनको कॉर्प्यूसल्स कहते हैं, ठीक। ये थ्योरी चलती थी, लेकिन उन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक साइंटिस्ट थे न्यूटन के, न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स दिए, ठीक है, न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स दिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइजेंस, ये न्यूटन के कंटेम्प्रेरी थे और ये पहले से कह रहे थे कि जो लाइट है वो रे नहीं है, वो वेव है। लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि न्यूटन का नाम बहुत बड़ा था, ऐसा माना जाता था कि न्यूटन ने जो कहा वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन फिर 1-2 एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से कि एक एक्सपेरिमेंट था बहुत ही फेमस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि लाइट रे नहीं है, जबकि हमको 6th क्लास तक हम यही पढ़ते हैं कि लाइट रे है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। एक आपने वो कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल देखा होगा कि 3 कार्डबोर्ड रखे हैं, यहाँ पे कैंडल जलाई गई, अगर
इसमें 3 होल किए गए, एक भी होल को इधर उधर किया तो फिर लाइट पास नहीं होगी, तो इसका मतलब लाइट एक रे है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक है। तो ये यंग ने प्रूव किया कि लाइट वेव है। फिर हाइजन की थ्योरी दोबारा पढ़ी गई, तो हाइजन ने तो कहा ही था कि लाइट वेव है, और हाइजन ने जो भी सारी चीजें रे ऑप्टिक्स से डिफाइन की जाती थी, मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें भी वेव थ्योरी से प्रूव हो गई। तो लास्ट में ये पूरी दुनिया के सामने ये प्रूव हो गया कि लाइट क्या है, वेव है। लाइट की रे की थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है। और लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, रे मतलब पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये बात समाप्त हो गई। लेकिन फिर लगभग 1905 के टाइम पे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जिसमें इन्होंने बताया कि लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है, रे है, जो कि पार्टिकल से मिलकर बनी है। और इन पार्टिकल्स को जैसे न्यूटन ने कॉर्पुसल्स कहा था, आइंस्टाइन ने कहा कि कुछ स्पेशल तरह के पार्टिकल्स हैं जिनको क्या कहा जाता है, फोटॉन्स, जिन पे 0 चार्ज होता है। अब पूरी कहानी उल्टी पड़ गई। मतलब अभी तक ये माना जा रहा था कि ठीक है, रे तो है नहीं, वेव है, लेकिन अब ये कहानी भी उल्टी पड़ गई। तो अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये 1905 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इसी के लिए मिला। जबकि आइंस्टाइन ने बहुत सारी थ्योरीज अपने लाइफ में दी, E=mc² हमारे पास है, और क्या कहते हैं, वो तो खैर इसी के अंदर बेसिकली आ जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, बहुत सारी थ्योरीज दी, उनके लिए उनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब आइंस्टाइन ने दोबारा मुसीबत खड़ी कर दी कि लाइट पार्टिकल है। फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी इस पूरी कहानी को फिर आखिरी में, और इसी बीच एक और डिस्कवरी हुई। वो क्या था, इलेक्ट्रॉन हम सभी को पता है कि पार्टिकल है, हम सभी मानते थे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पार्टिकल इसका फिक्स मास है, फिक्स चार्ज है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने भी मुसीबत खड़ी कर दी। इसने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और इसीलिए अगर आप 11th केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन वेव का नाम बार बार पढ़ेंगे, जिसमें कि एक साई फंक्शन आता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन वेव को ही दिखाता है। बुक में हर जगह इलेक्ट्रॉन वेव नाम लिखा होगा। तो अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। जैसे अभी तक तो यही कंफ्यूजन इसी में था कि जो वेव, लाइट वेव है कि पार्टिकल है। अब दूसरा कंफ्यूजन भी स्टार्ट हो गया कि जो पार्टिकल्स थे उनको भी अब वेव कहा जाने लग गया। तो इसके बाद शुरू होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अब ये किसने दिया, इसका मतलब क्या था, मैटर एंड रेडिएशन। तो इन सब, इस कहानी के बीच की पार्टिकल क्या है, वेव क्या है, ये सब पार्टिकल और वेव की लड़ाई चल रही थी। एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जो थे, उनका जो बेसिक, उन्होंने जो अपनी रिसर्च स्टार्ट करी वो ये स्टार्ट करने के लिए थी कि जो आइंस्टाइन ने जो भी कहा है वो गलत है। चलो, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गलत है। इनकी एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन एनालिसिस करते करते इनको पता चला कि आइंस्टाइन ने सही कहा, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन निकाला जो फिजिक्स में बहुत ही फेमस है। इन्होंने क्या कहा, एवरी पार्टिकल इज वेव एंड एवरी वेव इज पार्टिकल। मतलब इन्होंने कहा कि जो नेचर है उसमें चीजों का डुअल नेचर होता है। मतलब जो लाइट है, लाइट अपने आप में पार्टिकल भी है और वेव भी है। ये बहुत ही हैरानी की बात यहाँ पे है, ठीक है। और ये तो लाइट की बात थी। और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी प्रूव किया गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और वेव भी है, ठीक है। मतलब जो चीज वेव है वो पार्टिकल भी है, और जो चीज पार्टिकल है वो वेव भी है। इसी को कहा जाता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक। हमने देखा इससे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हम देख रहे हैं यूनिट 8 जो हमारे पास है, एटम्स एंड न्यूक्लियर। इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो बहुत सारे एटम के मॉडल थे, ठीक है। हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्ड्स मॉडल है, क्वांटम मॉडल है, और फिर न्यूक्लियाई के बारे में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, न्यूक्लियर फिशन
एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जब एक पेरेंट एटम न्यूक्लियस दो अलग अलग न्यूक्लियाई में, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होता है, दैट इज फ्यूजन। और जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, एक न्यूक्लियाई बनता है, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्यूजन में ऑब्वियसली कम एनर्जी निकलती है। तो जो एटम बॉम्ब है, इसको ध्यान रखिएगा, एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन ज़्यादा डेंजरस है? दैट इज हाइड्रोजन बॉम्ब। जो जापान में गिराए गए थे वो एटम बॉम्ब थे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एटम बॉम्ब, क्योंकि न्यूक्लियर, देखो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम भी आती है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम कर रही है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर का यही बेसिकली यूज़ है, रिसर्च के काम आता है। तो जो एटम बॉम्ब है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। ये बेसिकली इस यूनिट में हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास यूनिट 9 आती है सेमी कंडक्टर्स। बहुत ही फेमस नाम आजकल है, अगर हम देखते हैं सेमी से पता चलता है। देखो, एक तो होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल हम कहते हैं ना, सेमी मतलब हाफ, मतलब जो पूरा पूरा कंडक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी जो बेसिकली इन दोनों के बीच में लाई करेगा वो सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो ये सब आपने एक और नाम सुना होगा, सुपर कंडक्टर। ये थोड़े अलग तरह का स्पेशल कंडक्टर है, जो कि जिसकी जो लगभग एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे जीरो रेजिस्टेंस शो करता है या जीरो रेजिस्टिविटी शो करता है, ठीक है। कंडक्टर के बाद हम जाते हैं इंसुलेटर। अच्छा, क्या कभी इंसुलेटर भी कंडक्ट कर सकता है? ठीक है, आमतौर पर हम सोचते नहीं कर सकता, लेकिन इंसुलेटर भी कंडक्ट कर सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो लाइटनिंग होती है, तो जो लाइटनिंग है बेसिकली बीच में एयर, हमारे पास बहुत बड़ा इंसुलेटर है। तो लाइटनिंग इस क्लाउड से हम तक कैसे पहुंचती है? जबकि एयर तो इंसुलेटर है, इसको तो कंडक्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इंसुलेटर जो होता है ना, वो हम कहते हैं ब्रेक हो गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अंडर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इंसुलेटर्स कैन ऑल्सो कंडक्ट, ठीक है, मतलब इंसुलेटर भी सर्टेन कंडीशन में कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और सेमी कंडक्टर के बारे में एक और बात, सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, कुछ फेमस एग्जाम्पल, तो बेसिकली सिलिकॉन का नाम सबने सुना होगा। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन के ही नाम पे हमारे पास क्या है? सिलिकॉन वैली। यूएस में हम सुनते हैं ना, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली। इंडिया के सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बैंगलोर को। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर की चिप्स हैं, आपके मोबाइल में जो चिप्स आती हैं, जो आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं? सिलिकॉन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। पूरी आईटी इंडस्ट्री किस पे काम कर रही है? सिलिकॉन पे। इसलिए बेंगलोर ऑब्वियसली आईटी हब है इंडिया का, तो इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे बेंगलोर के बारे में एक और कहावत है कि वहाँ की स्टेट लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री है। तो मजाक में कहा जाता है, जैसे उत्तराखंड की राज्य भाषा संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है, तो वहाँ के हम कहते हैं कि सी लैंग्वेज है, नहीं जस्ट हम कहते हैं। ये हुआ सेमीकंडक्टर के बारे में। लास्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम हम जानते हैं कि हम सब जिसमें जी रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन एज। हम सब कम्युनिकेशन एज में हैं। आज हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, सेल फोन्स हैं, हम किसी को भी वर्ल्ड में किसी एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन आया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी कम्युनिकेशन की? रेडियो, टेलीविजन। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन थे। आप टेलीविजन से तो बात नहीं कर सकते, ठीक है, टेलीविजन आपसे बात कर सकता है, लेकिन आप टेलीविजन से बात नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे टू वे कम्युनिकेशन आया, जिसमें टेलीफोन आया हमारे पास, ठीक है। कहते हैं जब टेलीफोन हो रहा था तो सबसे पहले हेलो वर्ड कहा गया, इसलिए आज तक हम टेलीफोन पे हेलो कहते हैं, ठीक। टेलीफोन के बाद हमारे पास मोबाइल आया, मोबाइल कम्युनिकेशन। आज के डेट में हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है, इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। जो जीपीएस है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, जो हमको डायरेक्शंस वगैरह बताता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बेसिकली देख लिया कि इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, ठीक है।
इसके बाद अब हमको पूरा ओवरव्यू है, आइडिया है कि इसमें क्या क्या आने वाला है। जैसे मैंने आपको चार्ज की कहानी से लेकर बताया कि कैसे फर्स्ट बुक पूरे चार्ज पे है, फिर हम लाइट ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजकल बहुत ही फेमस है, और फिर हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम पूरी चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, हम उन सबसे स्टार्टिंग करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।